जंतर मंतर की सड़कें उस दिन सिर्फ इंसानों से नहीं भरी थीं, वे इतिहास के बोझ से भरी थीं। नीले झंडे हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी ने सदियों की चुप्पी को कपड़े पर लिख दिया हो। हर तरफ जय भीम के नारे नहीं, बल्कि उन लोगों की सांसें थीं जिन्हें पहली बार लगा था कि उनकी आवाज़ किसी बड़े शहर की दीवारों से टकराकर लौट रही है। मंच पर चंद्रशेखर आज़ाद खड़े थे, साधारण कपड़ों में, लेकिन उनकी आंखों में वो ठहराव था जो किसी किताब से नहीं, संघर्ष से आता है। भीड़ उनके एक एक शब्द पर नहीं, उनके मौन पर भी प्रतिक्रिया दे रही थी। तभी अचानक उस समंदर में एक लहर उल्टी दिशा में उठी। भीड़ को चीरती हुई एक लड़की आगे बढ़ी, लंबी बाल सधी हुई चाल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वो आग जो अक्सर उन लोगों में होती है जिन्होंने कभी भूख या अपमान को छुआ नहीं होता। उसका नाम था खुशबू मिश्रा। वह मंच के ठीक नीचे आकर रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कैमरे उसकी तरफ घूम गए। कुछ लोग फुसफुसाए, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए और कुछ ने पहले ही तय कर लिया कि ये लड़की या तो हीरो बनेगी या विलेन। खुशबू ने माइक नहीं लिया, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे किसी एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने सीधे आज़ाद की तरफ देखते हुए कहा, आज़ाद, आप खुद को नेता कहते हो, लेकिन क्या असली लड़ाई सिर्फ जाति की बात करके जीती जाती है? क्या आपका पूरा आंदोलन जनता को भड़काने पर ही टिका है? ये सवाल हवा में नहीं, लोगों के दिलों में गिरा। यह वही सवाल था जो टीवी स्टूडियो में बार बार घुमाया जाता है, वही भाषा जो अंग्रेजी अखबारों में सजी रहती है, सभ्य लेकिन तिरछी। खुशबू की आंखों में चुनौती थी, मानो वो कह रही हो कि वो इस भीड़ से नहीं डरती। कुछ सेकंड तक आज़ाद कुछ नहीं बोले। वो उसे देख रहे थे, जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी पूरी सोच को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, सवाल अच्छे करो तो मजा आए। पकाना मेरा काम नहीं, जगाना मेरा फर्ज है। जिसे जगाने से डर लगे, वो सत्ता की गोद में ही अच्छा लगता है। उनकी आवाज़ में न गुस्सा था, न चिल्लाहट, लेकिन वो शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने वर्षों से जमी धूल पर पानी डाल दिया हो। भीड़ में खड़े एक बूढ़े आदमी ने आंखें पोंछीं। शायद उसे पहली बार किसी ने ये एहसास दिलाया था कि उसकी पीड़ा कोई साजिश नहीं, कोई सच है। खुशबू को ये जवाब उम्मीद से अलग लगा। वो शायद सोच रही थी कि सामने वाला भड़क जाएगा, लेकिन यहां तो वो उसे आईना दिखा रहा था। खुशबू ने एक कदम और आगे बढ़ाया। आप कहते हो जगाना, लेकिन ये नीले झंडे, ये नारे, ये जाति की बातें, क्या ये सब लोगों को बांटने का तरीका नहीं है? उसके शब्दों में तर्क का लहजा था, लेकिन भीतर एक डर भी था, वो डर कि कहीं ये आंदोलन सच में उस व्यवस्था को हिला न दे जिससे उसे फायदा मिलता आया है। आज़ाद ने चारों ओर फैली भीड़ की ओर देखा। उनमें मजदूर थे, छात्र थे, महिलाएं थीं, वे चेहरे थे जिन्हें टीवी कभी नहीं दिखाता। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि जाति की बात करना बांटना है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में जाति ने तुम्हें कभी तोड़ा नहीं। लेकिन जिनके पैरों में सदियों से जंजीरें हैं, उनके लिए जाति चुप्पी नहीं, रोज का कोड़ा है। मैं अगर उसका नाम लेता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं आग लगाना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि बिना आग के अंधेरे में रास्ता दिखता नहीं। खुशबू कुछ पल चुप रही। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि ये आदमी उसे हराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सोच को खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जो अक्सर बहस में ऊपर रहने का संकेत होती है। तो आप मानते हैं कि आप समाज को झकझोरते हो? उसने पूछा। हाँ, आज़ाद ने कहा, क्योंकि जो समाज झकझोरने से डरता है वो हमेशा उन्हीं लोगों के पैरों में रहता है जो कुर्सियों पर बैठे हैं। भीड़ से एक तेज नारा उठा। खुशबू के लिए ये सिर्फ शोर था, लेकिन उस शोर में उन लोगों की जिंदगी थी जिनकी सुबह जाति से शुरू होती है और रात उसी पर खत्म होती है। वो फिर बोली, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि इस तरह की राजनीति देश को कमजोर करती है? हमें तो सिखाया गया है कि हम सब एक हैं। आज़ाद की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी ने कोई बहुत पुराना जुमला दोहरा दिया हो। हम सब एक हैं, ये नारा बहुत खूबसूरत है, उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम सच में एक होते तो कुछ लोग मंदिर के अंदर पैदा होते और कुछ बाहर नहीं। अगर हम सच में एक होते तो कुछ के नाम से नौकरी खुलती और कुछ के नाम से बंद नहीं होती। मैं इस एकता के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस झूठ के खिलाफ हूं जो इस नारे के पीछे छुपा है। खुशबू के चेहरे पर पहली बार थोड़ी असहजता दिखी। ये बहस उसकी उम्मीद से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसे लगा था कि वो किसी कट्टर नेता से टकराएगी, लेकिन यहां तो उसे एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ रहा था जो उसकी हर लाइन के नीचे छिपे अर्थ को पढ़ ले रहा था। उसने आखिरी कोशिश की इस हिस्से में बात को पलटने की। तो आप मानते हो कि आपकी पूरी राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है? आज़ाद ने सिर हिलाया। मेरी राजनीति इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती है, उन्होंने कहा, और इस देश में इंसाफ की राह से सबसे पहले जाति को हटाना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर घाव की बात करता है तो क्या तुम कहोगे कि वो शरीर से नफरत करता है? यह वाक्य जैसे हवा में टिक गया।
खुशबू के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। उसने शायद पहली बार ये महसूस किया कि सवाल पूछना आसान है, लेकिन जब सामने वाला अपने अनुभव के साथ जवाब दे तो वो सवाल अपने ही वजन से झुकने लगता है। भीड़ में एक अजीब सी ऊर्जा थी, न गुस्से की न जीत की, बल्कि उस एहसास की कि कोई सच बोला जा रहा है। खुशबू ने माइक की ओर देखा, फिर आज़ाद की ओर। उसके चेहरे पर वो कठोरता नहीं रही जो कुछ मिनट पहले थी, लेकिन भीतर का टकराव अभी जिंदा था। जंतर मंतर की उस शाम में नीले झंडों के बीच पहला सवाल अपना काम कर चुका था। उसने सिर्फ एक नेता और एक लड़की को नहीं टकराया था, उसने दो भारतों को आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक वो जो कहता है सब ठीक है, और दूसरा वो जो कहता है कुछ लोग अब भी दबे हुए हैं। और इस टकराव में पहली बार सच ने बिना चिल्लाए अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। भीड़ की धड़कन अब बदल चुकी थी। पहले जहां उत्सुकता थी वहां अब एक तरह का असहज कंपन फैल गया था, जैसे किसी ने किसी पुराने घाव पर उंगली रख दी हो। खुशबू मिश्रा कुछ पल मंच के सामने खड़ी रही। पहले सवाल ने उसे वो संतुष्टि नहीं दी थी जिसकी उसे तलाश थी। उसे लगा था कि वो आज़ाद को घेर लेगी, उसे कटघरे में खड़ा कर देगी, लेकिन उल्टा वही कटघरे में खड़ी महसूस कर रही थी। फिर भी उसके भीतर बैठा हुआ आत्मविश्वास, जो उसे बरसों से सिखाया गया था, आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गर्दन सीधी की, अपनी आवाज़ को और सख्त किया और दूसरा वार किया, आप हमेशा दलितों की बात करते हो। हर भाषण, हर आंदोलन में वही पीड़ा, वही इतिहास। तो बाकी जातियों ने क्या बिगाड़ दिया? हम ब्राह्मण क्या आपके दुश्मन हैं? ये सवाल पहले से ज्यादा व्यक्तिगत था। इसमें तर्क कम और पहचान ज्यादा थी। जैसे वो कहना चाह रही हो कि तुम हमें घेर रहे हो, हमें आरोपी बना रहे हो। भीड़ में कुछ लोग बेचैन हुए। कुछ ने देखा कि कैसे ये सवाल असल में खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश है, जबकि सदियों से पीड़ित खड़े सामने थे। आज़ाद ने उसकी ओर देखा, इस बार थोड़ी देर ज्यादा। उनकी निगाह में न आक्रोश था, न उपहास, बल्कि वो गहरी थकान थी जो किसी ऐसे इंसान में होती है जिसने ये सवाल 1000 बार सुना हो। उन्होंने कहा, दुश्मन वो होता है जो इंसाफ के रास्ते में खड़ा हो। तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम सच के साथ खड़ी हो तो तुम मेरे साथ ही हो, और अगर तुम अन्याय के साथ खड़ी हो तो फिर जाति की जरूरत ही नहीं, तुम खुद ही अपनी पहचान बन जाती हो। यह जवाब खुशबू के सवाल से कहीं बड़ा था। उसने जाति की दीवार को ही अर्थहीन कर दिया। वहां खड़े कई लोग जो खुद को किसी न किसी पहचान में बांधकर जीते आए थे, पहली बार ये सोचने पर मजबूर हुए कि शायद असली पहचान वो है कि आप किसके साथ खड़े हैं। खुशबू ने होंठ भींचे। उसे लगा कि उसकी जमीन खिसक रही है। वो ये नहीं चाहती थी कि ये बहस नैतिकता पर पहुंच जाए, क्योंकि वहां उसके पास कोई सीधा हथियार नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आप कहते हो इंसाफ, उसने कहा, लेकिन इंसाफ का मतलब क्या सिर्फ एक वर्ग के लिए आवाज उठाना है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे समाज में नफरत बढ़ती है? आज़ाद ने भीड़ की तरफ देखा, जहां कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर नफरत नहीं, सिर्फ थकान और उम्मीद का मिश्रण था। उन्होंने कहा, नफरत वहां पैदा होती है जहां सच को दबाया जाता है। अगर किसी घर में आग लगी हो और तुम बस उसी घर की बात करो, तो क्या तुम बाकी मोहल्ले से नफरत कर रहे हो, या तुम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो? खुशबू को ये तुलना चुभी, क्योंकि उसके लिए ये आग कभी दिखाई ही नहीं दी थी। उसके लिए देश एक ऐसा कमरा था जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन यहां लोग थे जिनकी दीवारें हर रोज जलती थीं। उसने एक और कोशिश की, थोड़ी नरमी लाते हुए, लेकिन भीतर की जिद अब भी वही थी। तो क्या आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए आज भी जवाब देना चाहिए? आज़ाद ने सिर हिलाया। मैं ये कह रहा हूं कि हर इंसान को आज के अन्याय के लिए जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई ब्राह्मण आज किसी दलित पर जुल्म नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ खड़ा है तो वो मेरे लिए साथी है, और अगर कोई दलित किसी और पर जुल्म कर रहा है तो वो भी मेरे लिए दोषी है। मैं जाति की दीवार गिराना चाहता हूं, लेकिन उसे गिराने से पहले ये दिखाना जरूरी है कि वो दीवार किसने और क्यों बनाई। भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी डर की नहीं, सोच की थी। खुशबू को पहली बार लगा कि उसके सवाल अब खुद उसे ही उलझाने लगे हैं। वो जिस हम की बात कर रही थी वो अचानक बहुत धुंधला लगने लगा। तो आपके हिसाब से, उसने धीरे से कहा, कोई भी जाति खुद से अच्छी या बुरी नहीं होती? बिल्कुल, आज़ाद ने जवाब दिया, अच्छा या बुरा होना इंसान का काम है, जन्म का नहीं। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन उसकी सादगी में सदियों का बोझ टूटता हुआ महसूस हुआ। खुशबू ने भीड़ को देखा, उन चेहरों को जो पहली बार शायद उसे दुश्मन नहीं, सिर्फ एक और इंसान की तरह देख रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका दूसरा सवाल, जो वो एक आरोप की तरह लेकर आई थी, अब खुद एक दर्पण बन गया था। उसमें उसे अपना डर दिखाई देने लगा था, वो डर कि कहीं बराबरी का मतलब उसके लिए कुछ खो देना न हो। जंतर मंतर की हवा में अब सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी किसी नेता के खिलाफ नहीं थी,
बल्कि उस पुराने सोच के खिलाफ थी जो हर बार बराबरी की बात आने पर खुद को पीड़ित घोषित कर लेती है। खुशबू कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चुनौती नहीं थी, बल्कि एक नया सवाल था जिसे वो शायद अभी जोर से पूछने के लिए तैयार नहीं थी। भाग 2 का ये टकराव किसी की हार जीत पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इस एहसास पर खत्म हुआ था कि असली लड़ाई जातियों के बीच नहीं, इंसाफ और अन्याय के बीच है। शाम अब ढलने लगी थी। जंतर मंतर के ऊपर आसमान में हल्की सुनहरी परत उतर आई थी, लेकिन जमीन पर खड़े लोगों के भीतर अभी भी एक बेचैन गर्मी थी। 2 सवालों के बाद माहौल किसी बहस से ज्यादा एक खुली अदालत जैसा लगने लगा था, जहां हर शब्द तौला जा रहा था। खुशबू मिश्रा अब पहले जैसी तेज नहीं दिख रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी वो जिद थी जो किसी को पीछे हटने नहीं देती। उसे महसूस हो रहा था कि भीड़ का झुकाव धीरे धीरे उस आदमी की ओर जा रहा है जो मंच पर खड़ा था, और यही बात उसे और बेचैन कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और तीसरा वार किया, इस बार सीधा और जमीन पर उतरता हुआ। आपने आखिर बदला क्या है देश में? सोशल मीडिया पर पोस्ट, सभाओं में भाषण, ये सब तो हर कोई कर लेता है, लेकिन असल जिंदगी में लोगों की हालत में क्या फर्क पड़ा? यह सवाल अलग था। इसमें विचारधारा नहीं, नतीजों की मांग थी। भीड़ भी कुछ पल के लिए शांत हो गई। सब जानना चाहते थे कि इस आदमी के पास अब क्या जवाब होगा। आजाद ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने किसी रिपोर्ट या आंकड़े का नाम नहीं लिया, बल्कि लोगों के चेहरों को देखा, मानो वही उनका डेटा हो। परिवर्तन तुम जैसे लोग नहीं देखते, उन्होंने कहा, क्योंकि तुम जमीन पर आती ही नहीं। उनका ये वाक्य किसी तीर की तरह गया। खुशबू को लगा कि ये व्यक्तिगत हमला है। उसने तुरंत पलटकर कहा, तो क्या जो आपके साथ नहीं है वो सब हवा में जी रहा है? आजाद ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ये कह रहा हूं कि जो सिर्फ टीवी और मोबाइल से देश देखता है, उसे वो भारत दिखाई नहीं देता, जहां बच्चे आज भी स्कूल में नाम के लिए बैठते हैं और असल में मजदूरी के लिए उठते हैं। बदलाव वहां होता है जहां पैर चलते हैं, ना कि वहां जहां एस बड़ी ई कमरों में बैठकर ट्वीट बनते हैं। भीड़ में खड़े कई लोगों ने सिर हिलाया। कुछ को लगा जैसे कोई उनके जीवन की बात कर रहा हो। खुशबू को यह स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि उसकी दुनिया में ग्राउंड एक शब्द भर था, एक रिपोर्ट का हिस्सा, न कि रोज का सच। उसने फिर पूछा, तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी सभाओं और आंदोलनों से ही सब बदल रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव कोई जादू नहीं, आजाद ने कहा, वो धीरे धीरे आता है। जब कोई दलित बच्चा पहली बार बिना डर के स्कूल में अपनी सीट पर बैठता है, जब कोई मजदूर पहली बार अपनी मजदूरी के लिए आवाज उठाता है, जब कोई लड़की पहली बार अपने नाम से जानी जाती है, वही असली बदलाव है। तुम उसे न्यूज़ चैनल पर नहीं देखोगी, लेकिन वो लोगों की जिंदगी में लिखा जा रहा है। खुशबू ने इस बात पर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास इस तरह के अनुभवों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने कभी उन्हें जिया ही नहीं। फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी रही। लेकिन देश तो वही है, गरीबी वही है, भेदभाव वही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ बदला है? आजाद ने उसकी ओर देखा, इस बार और गंभीरता से। अगर तुम किसी नदी को एक ही जगह खड़े होकर देखो तो तुम्हें लगेगा कि पानी वहीं का वहीं है, लेकिन जो उसमें उतरता है उसे पता चलता है कि हर पल कुछ आगे बढ़ रहा है। सामाजिक बदलाव भी वही नदी है, वो धीरे चलता है पर रुकता नहीं। यह रूपक खुशबू के लिए नया था। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसके लिए या तो सब बदल जाता है या कुछ भी नहीं बदलता। बीच की वो यात्रा, वो संघर्ष उसके शब्दकोश में नहीं था। भीड़ में खड़े कुछ युवा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि ये बहस अब किसी नेता के दावों से ज्यादा उस लड़की की सीमाओं को उजागर कर रही है। खुशबू ने आखिरी बार इस हिस्से में कोशिश की, तो आप कह रहे हैं कि जो बदलाव दिख नहीं रहा वो भी बदलाव है? हाँ, आजाद ने कहा, क्योंकि सबसे पहले बदलाव दिमाग में होता है, फिर दिल में, और सबसे आखिर में व्यवस्था में। तुम सिर्फ आखिरी स्टेज देखना चाहती हो, लेकिन वहां पहुंचने से पहले लाखों लोग अपने भीतर लड़ते हैं। उसकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, बस एक ठहरा हुआ यकीन था। खुशबू कुछ पल चुप रही। उसे लगा जैसे ये आदमी उसके सामने नहीं, उसके भीतर बहस कर रहा हो। जंतर मंतर की भीड़ में अब एक नई किस्म की हलचल थी। ये तालियों या नारों की नहीं, बल्कि उस एहसास की थी कि बदलाव को नापने के पैमाने शायद गलत थे। खुशबू ने अपने हाथों को देखा, फिर सामने खड़े आदमी को। तीसरा सवाल, जो वो एक तरह की चुनौती बनाकर लाई थी, अब उसके अपने नजरिए को ही चुनौती दे रहा था। वो समझने लगी थी कि शायद असली समस्या ये नहीं थी कि कुछ बदला या नहीं, बल्कि ये थी कि उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि बदलाव दिखता कहाँ है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। जंतर मंतर की लाइटें जल चुकी थीं और उनके नीचे खड़ी भीड़ किसी मेले जैसी नहीं, किसी जागती हुई चेतना जैसी लग रही थी। 3 सवालों के बाद माहौल अब सिर्फ बहस का नहीं रहा था, वो किसी अंदरूनी मंथन में बदल गया था।
खुशबू मिश्रा को महसूस हो रहा था कि वो जिस मंच के सामने खड़ी है वो सिर्फ लकड़ी और लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि विचारों का एक ऊंचा चबूतरा है। फिर भी उसके भीतर बैठी हुई वो पुरानी आवाज़ जो उसे सिखाती आई थी कि हमेशा मजबूत दिखना ही जीत है, अभी पूरी तरह खामोश नहीं हुई थी। उसने आखिरी सवाल उछाला, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में गुस्से से ज्यादा एक तरह की झुंझलाहट थी। अगर मैं कह दूं कि आपकी राजनीति संपत्ति पॉलिटिक्स है कि लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप पीड़ित नेता हो, हीरो नहीं, तो आप क्या कहोगे? ये सवाल किसी तर्क की तरह नहीं, किसी वार की तरह आया था। इसमें ये आरोप था कि ये सब भावनाओं का खेल है, कमजोरी का सौदा है। भीड़ कुछ पल के लिए सन्नाटे में चली गई। शायद सभी जानना चाहते थे कि अब सामने वाला टूटेगा या और मजबूत होगा। आज़ाद ने माइक को थोड़ा पास खींचा, लेकिन उनकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा शांत थी। हीरो बनना मेरा मकसद कभी नहीं था, उन्होंने कहा। लोग मुझे इसलिए फॉलो नहीं करते कि मैं पीड़ित हूं, बल्कि इसलिए कि मैं झुकता नहीं। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन उसमें एक पूरी जिंदगी छुपी हुई थी। खुशबू ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे किसी नायक या खलनायक की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह देखा जो अपने हिस्से का बोझ उठाए खड़ा है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आज़ाद ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम कह रही हो कि ये सब सहानुभूति है, लेकिन अगर किसी को दर्द होता है और वो उसे आवाज़ देता है, तो क्या वो भी राजनीति हो जाती है? और अगर कोई उस दर्द को सुन ले तो क्या वो हीरो बन जाता है? खुशबू के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। उसने कभी दर्द को इस तरह नहीं सोचा था। उसके लिए राजनीति हमेशा आंकड़ों और नीतियों का खेल रही थी, लेकिन यहां बात किसी की रीढ़ सीधी करने की हो रही थी। आज़ाद ने उसकी ओर देखा, इस बार नरमी के साथ। और तुम, उन्होंने कहा, इतनी हिम्मत से सवाल कर रही हो, इसका मतलब तुम भी उस भीड़ जैसी नहीं हो जो सिर्फ मंदिर और जाति के नाम पर तालियां बजाती है। तुम सवाल कर रही हो। यही क्रांति की शुरुआत है। ये वाक्य खुशबू के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बचाव की सारी दीवारें चुपचाप हटा दी हों। वो जिसे हमला समझ रही थी, वो अचानक एक आमंत्रण बन गया था सोचने का, बदलने का। भीड़ में धीरे धीरे तालियां उठने लगीं। यह उत्सव की तालियां नहीं थीं, बल्कि उस राहत की ध्वनि थीं जो तब आती है जब कोई कड़वा सच आखिरकार कह दिया जाता है। खुशबू कुछ पल खड़ी रही, उसके चेहरे पर वो पुराना गुस्सा नहीं था। उसकी जगह एक अजीब सी उलझन और शायद थोड़ा सा सम्मान था। उसने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए कि पहली बार उसे लगा कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवालों को भीतर लेकर चलना ही ज्यादा ईमानदार होता है। जंतर मंतर की उस रात में जब नारे हवा में गूंज रहे थे, एक और आवाज भी पैदा हो चुकी थी किसी के अंदर की। ये वो आवाज थी जो अब शायद खुद से पूछने लगी थी कि हीरो कौन होता है और पीड़ित कौन, और क्या इन दोनों के बीच की रेखा सच में इतनी साफ होती है। सभा खत्म हो रही थी, लेकिन एक मुठभेड़ किसी के भीतर अभी शुरू ही हुई थी, और शायद वही इस पूरी कहानी की असली जीत थी।